नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे द्वारा यूपीएसआई के लिए मूल विधि की क्लासेस ली जा रही हैं और इस मूल विधि की क्लासेस में प्रेजेंट में मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपकी बीएनएसएस है, जो कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो इस बीएनएसएस का मतलब क्या होता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की जाती है। इसके अंदर आपको दंड देने की बात की जाती है, इसके अंदर आपको सुधारने की बात की जाती है, इसके अंदर प्रोसीजर की बात की जाती है कि किस प्रकार से अगर आप कोई क्राइम करके आता है तो किस प्रकार से उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अंदर न्यायिक प्रक्रिया की बात की जाती है। तो इस सारी प्रोसेस जो है वो आपको बीएनएसएस के अंदर मिलने वाली हैं और इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इंट्रो क्लास करा चुका हूँ और इंट्रो क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया था कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे इसको समझना है कि हमने सीआरपीसी की जगह पर बीएनएसएस को अपनाया। हमने यहाँ पे इन चीज़ों को बारे में जाना, हमने ये भी देखा कि इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं, हमने ये भी जाना कि इसमें कितनी धाराएं होती हैं और इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको भी कंप्लीट करते चले जाएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। लेकिन 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 अगर आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़नी हो तो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है बेटा। थ्योरी पढ़ने के लिए आपको बस हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है बाईएससी ऐप, और इस बाईएससी ऐप पर आपको इनरोल करना है। कौन से बैच में? चाणक्य 2.0 बैच में एनरोल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। अगर आप यहाँ पे इस कोर्स को खरीद लेते हैं तो आपको ये पूरी तरीके से इसके अंदर बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, मूल विधि का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपए में। तो आप चाहते हैं कि इस बैच को खरीद लिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको बेटा बाईएससी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और बाईएससी ऐप पर आपको जाकर क्या करना है बेटा? रजिस्टर और लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर और लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे बैचेस में एनरोल करने का मौका मिलता है मात्र 99 में। तो 99 रुपए में अगर आपको कोई बैच चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई भी करूंगा और सीरियस पढ़ाई करूंगा और ऐसा बैच चाहिए जो आपको पूरी तरह से कवर कराए उस सिलेबस को, तो आपको बस कुछ नहीं करना, बाईएससी ऐप डाउनलोड करना। बाकी के इस क्लास की पीडीएफ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो इसकी भी पीडीएफ चाहिए होगी, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो बेटा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी आपको बाईएससी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको ये सारी पीडीएफ जो हैं वो यहाँ पर नोट्स में प्रोवाइड की गई हैं, जहां पर आप फ्री पीडीएफ के तौर पर उन चीजों को देख सकते हो अगर आपको जो भी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए होगी तो। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट्स भी वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि एक चैनल, एक जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाएं तो आपको कुछ नहीं करना, बाईएससी ऐप डाउनलोड करना है। और जो साथी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, यूपी पुलिस हैं, त्रिषा शर्मा है, निशांत है, अंजलि उपाध्याय हैं, भाई सभी को यहाँ पे राधे राधे, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, हर हर महादेव। और इसी के साथ में गुड आफ्टरनून, नमस्ते सभी को। यहाँ पे अब क्लास को स्टार्ट करना है तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ना शेयर भी करना है। तो अपने अपने साथियों को, अपने अपने जानने वालों को आप शेयर कर सकते हैं जो पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए और मूल विधि की क्लासेस को सर्च कर रहे हैं, तो आप उन्हें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं तो, क्योंकि आप नहीं चाहते होगे तो फिर क्या करेगा, तो कोई आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल भाई, सभी को नमस्ते कर लिया भैया, नमस्ते कर लिया। वो त्रिषा को नमस्ते कर रहा, वाह जी वाह, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के द्वारा यह बीएनएसएस पढ़ाया जा रहा है और इस बीएनएसएस की अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे बीएनएसएस से रिलेटेड कुछ धाराओं के बारे में जानना होगा, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ अब। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे मैं कहूं कि आपको मैंने क्या बताया था बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बीएनएसएस पढ़ने वाले हैं। और बीएनएसएस 2023 के तहत आपको पूछा जाए बेटा कितने अध्याय हैं इसके अंदर, कितने चैप्टर रखे गए हैं, तो आपको क्या बताया था मैंने बेटा? आपको बताया था कि हमारे पास में ना 39 चैप्टर हैं इसके अंदर। और अगर चैप्टर 39 है तो कुछ धाराओं में बटे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, धाराएं हैं हमारे पास में कितनी? 531। तो ये हमारे पास में बीएनएसएस के लिए क्या है? अध्याय हैं और इसके अलावा इसमें धाराएं हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, चैप्टर 1 हमारा जो, क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर वाइज चल रहे हैं और अगर चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो चैप्टर वाइज चीजों को लेकर चलना है। तो आपको पता होना चाहिए आज की क्लास हमारी चैप्टर नंबर 1 से रहने वाली है और इस चैप्टर 1 का जो नाम है वो आपका क्या है? तो आप यहाँ पे जानेंगे प्रारंभिक। और प्रारंभिक का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपको प्रारंभ में सारी चीजें समझा दी जाएं। जैसा कि आपको पता है कोई भी क्लास आप लेंगे या कोई भी आप किताब भी खरीदेंगे तो वहां पर भी आपको क्या बताया जाता है? पहले उसके बारे में बताया था कि इस क्लास के अंदर या किस बुक के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में कुछ धाराएं हैं इस चैप्टर में। तो आपको मालूम होना चाहिए धारा नंबर 1, 2, 3, 4 और 5,
ये 5 धाराएं इसके अंदर दी गई हैं। तो आपसे पूछा जाए चैप्टर 1 में बीएनएस में कितनी धाराएं दी गई हैं, तो आप बता देंगे कि सर धारा नंबर 1 से लेके 5 तक का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। अब 5 तक का जो प्रावधान किया है ना, तो वो भी किसी ना किसी आधार पर किसी ना किसी तरीके से किया गया होगा। तो सबसे पहले बेटा धारा 1 क्या कहती है, पहला पेज क्या बताता है आपको, आप बुक खरीद के लाए तो पहला पेज क्या बताएगा, उसका नाम बताएगा। तो हम क्या कहेंगे कि पहला पेज सर ना वो क्या बताता है, उसका नाम बताता है। तो उसका संक्षिप्त नाम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, उसका विस्तार क्या है, और इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, और इसको लागू कब किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाती हैं। तो किताब में भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पर कब इसको छापा गया है, इसका कौन सा सेशन है, ये कब आई है, और ये आपको किस नाम से दी जा रही है। ठीक है, दूसरे पेज पर उसके अंदर दी जाने वाली चीजें दी गई होंगी कि इसके अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा परिभाषाओं के बारे में। तो जितने भी आपके अपराध होते हैं उन सब की परिभाषाएं, जितने भी प्रोसीजर्स होती हैं उनकी परिभाषाएं यहाँ पे क्या है। दूसरा यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे निर्देश हैं, जो भी हमें यहाँ पे निर्देश दिए होंगे, तो उन निर्देशों का पता लगाना है, उन निर्देशों को बनाना है। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो वो आपका धारा नंबर 3 में मिलेगा। यानी निर्देशों का अर्थ पता करना, अर्थ लगाना आपका नंबर 3 में आता है। चौथा नंबर आपका क्या कहता है बेटा, जो भी आपके, जरूरी थोड़ी है बीएनएसएस में ही चीजें दी गई हों, जरूरी थोड़ी है बीएनएस में ही दी गई हों। आपके सारे बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं, पॉक्सो एक्ट है, महिलाओं के लिए एक्ट दिए गए, श्रमिकों के लिए अलग एक्ट दिए गए हैं। तो सारे एक्ट को हम यहाँ पे बीएनएसएस के अंदर ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, बीएनएस 2023। और 2023 के अलावा जो हमारे पास में अधीन अलग कानून हैं, तो उसके अलावा मैं कहूंगा अन्य विधियां। ठीक है, अन्य विधियों को क्या करना, अन्य विधियों को ही बीएनएस के तहत ही लेना। तो यहां पे क्या है, उनका विचार भी आपका धारा नंबर 4 में दिया गया है। अब चौथी धारा है जो बचत की बात करती है, सेविंग्स की बात करती है, या व्यावृत्ति की बात करती है। तो इस प्रकार से आपके पास में धारा नंबर 5 ये कहती है। तो ये मैंने आपको पांचों धाराएं बता दी। तो आपसे पूछा जाए कि धारा नंबर 1, 2, 3 और 4 में 5 में क्या क्या दिया गया है, तो वो आप यहां से बता सकते हो कि किस प्रकार से हमारे पास में धारा नंबर 1 के तहत क्या है, 2 के तहत क्या है, 3 के तहत क्या है, 4 के तहत क्या है, 5 के तहत क्या है। ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं प्रांशुपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया, त्रिषा से भी बातें चल रही हैं, अंजलि उपाध्याय भी आप एक दूसरे से हाय बोल रहे हैं, और यहाँ पे इसी के साथ में निशांत भी यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे धारा नंबर 1 से लेके 5 तक को पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के तहत में। तो अब आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करनी है, तो उसको लेकर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। क्लास में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो जितनी भी परिभाषाएं हैं वो आपको धारा नंबर 2 में मिलने वाली हैं। जितना भी आपका बीएनएसएस का जो नाम है, इसका विस्तार है, ये कहाँ पे लागू है, कब लागू किया गया, वो आपको धारा नंबर 1 में मिलने वाला है। जो भी आपके निर्देश हैं उनको पता लगाना है, उनका पता करना है, तो आपको 3 में दिया गया है। और जो भी आपके सारे कानून हैं उनको बीएनएसएस के तहत ही यहाँ पे प्रोसीजर किया जाएगा, वो 4 में दिया गया है। और इसकी बचत की बात की जाती है, सेविंग्स की बात की जाती है, तो आपकी नंबर 5 में दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कुछ चीजें नोट करने वाली हो तो उनको नोट भी करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास में आपको बताना है, लास्ट में आपको फीडबैक भी देना है, सबको कमेंट करने हैं, सबको आंसर देने हैं, सबका यहाँ पे डाउट भी होना चाहिए, अगर डाउट है पूछ सकते हैं। लास्ट में आपको बताना है कि कितना आपको समझ में आया, कितना चीजें आपके दिमाग से चली गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। लो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे थोड़ा सा हटना पड़ेगा और आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सामने क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं भी आपकी मदद कर देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें इन चारों कथन में से बताना है कि बीएनएसएस 2023 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपके पास में ये 4 ऑप्शंस हैं, इनको पढ़ना है और बताना है कि क्या हो सकता है। पहला कहता है कि बीएनएसएस ने भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लिया और यह केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। क्या यहां पे बीएनएसएस आईपीसी की जगह पर लागू हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं सर,
हम आपने तो कल बताया था कि जो आईपीसी तो नहीं, ये सीआरपीसी की जगह पे यहाँ पर लागू हुआ है। यानी हम यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा। बी कहता है यहाँ पे बीएनएसएस नया प्रक्रियात्मक कानून है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान ले लिया है और इसका विस्तार पूरे भारत में है। और यहां पर अंजलि उपाध्याय सी बता रही हैं, त्रिषा बी बता रही हैं, प्रांशुपाल बी बता रहे हैं। तो बेटा यहां पे मैं बता दूं, ये कहता है कि जो आपका बीएनएसएस है ना, ये कैसा कानून है? प्रक्रियात्मक। तो भाई प्रोसीजर लो ही तो है। प्रोसीजर का मतलब है कि मुझे पता है किसने ये अपराध कर दिया है, तो अपराध करने के बाद में पुलिस इसको इस प्रोसीजर के तहत गिरफ्तार करेगी। पुलिस के बाद में ये क्या जो आपको कोर्ट में पेश करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, कोर्ट में पेश करने के बाद अगर उस पर मुकदमा चलेगा तो मुकदमे का प्रोसीजर क्या है, और उसको सजा मिलेगी तो सजा के बाद का प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखी है। तो प्रक्रियात्मक कानून है, ये बात समझ में आ गई है। प्लस 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 कहता है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, तो यही तो मैंने इसमें बताया था भाई, सीआरपीसी का स्थान ही तो लिया है और इसका विस्तार पूरे भारत में है। बिल्कुल है भैया, इसका विस्तार जो है वो पूरे भारत में है। यहां पर इसके तहत इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कहीं ना कहीं बी सही हो जाएगा। बाकी को चेक कर लेते हैं। सी कहता है बीएनएसएस एक मौलिक आपराधिक कानून है। बेटा मौलिक आपराधिक कानून नहीं है, मैंने कहा ये प्रक्रियात्मक है, ये प्रोविजन नहीं है। ये क्या कर रहा है? ये प्रोसीजर है, किस प्रकार से सामने वाले के साथ में हम बिहेव करने वाले हैं। तो ये आपका क्या होता है? सी यहां पे गलत हो जाएगा। डी कहता है मुख्य रूप से दीवानी विवादों पर केंद्रित है। भैया दीवानी विवाद पर नहीं है, जितने भी अपराध हैं सब पर केंद्रित है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन 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 यहां पर याद रखना, ऑप्शन में दिया गया था विस्तार पूरे भारत में है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको और कहीं दिया नहीं गया है। आपको अगर मैं ये कहूं ना कि ये धारा नंबर 1 में दिया गया है, ये सारी चीजें आपको किस में दी गई हैं, तो आप कहेंगे सर ये चीजें जो है ना धारा नंबर 1 में दी गई हैं। किसमें दी गई हैं? धारा नंबर 1 में दी गई हैं। लेकिन एक चीज ऐड कर लेना, ये पूरे भारत में लागू है, इस ऑप्शन के तहत सही है, लेकिन ये भारत में पूरे में लागू नहीं है। यहां पर नागालैंड है और जनजातीय क्षेत्र हैं, इनमें ये लागू नहीं है। तो याद रखना नागालैंड व जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन का आंसर, अगर ये ऑप्शन इसके अंदर जुड़ा होता तो हमारा ये पार्ट सही हो जाता, लेकिन इसके अंदर ये पार्ट नहीं जुड़ा था, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा सही रखा है? हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बी सही रखा। और लेकिन ये पार्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यह नागालैंड में लागू नहीं है, ये जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं है, ये पूरे भारत में लागू है, लेकिन नागालैंड वाले पार्ट में ये लागू नहीं है। यानी आपने मान लीजिए एक किताब खरीदी और किताब के पहले पेज पर जो लिखा होता है वो लिखा क्या होता है? उसका नाम लिखा होता है, उस लेखक के बारे में होता है, ये किताब किस बारे में है। ऐसे ही हमारे पास में धारा नंबर 1 जो है वो यही बताती है कि ये कौन सी किताब है, इसका नाम क्या है, ये एक कानूनी किताब है और इस कानूनी किताब के तहत ये पूरे भारत में लागू है। भारत में लागू होने के साथ साथ ये प्रोसीजरल लॉ पर बात करती है, ये प्रक्रिया पर बात करती है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये बेटा याद रखना बीएनएसएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नया कानून है, नया कानून के तहत आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ, सबका आंसर आ गया। प्रांशुपाल, अंजलि उपाध्याय, आंसर को चेंज कर लो, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 भी आपका ये आ चुका है। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को किस तारीख से लागू करने की अधिसूचना जारी की है? अब आपको पता ये होना चाहिए कि जो हमारा बीएनएसएस है, बीएसए है, बीएनएस है, इन तीनों कानूनों को कब लागू किया गया था। अब आपको मैं ये कहूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये क्वेश्चन हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैं बता देता हूं। क्योंकि ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है। अब सर तथ्यात्मक प्रश्न होने का वजह से ये इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये तथ्यात्मक प्रश्न है। यहां पर केवल आपको फैक्ट याद करना है।
प्लस ये क्या है, नए कानून के बारे में बात करता है, नए कानून के साथ साथ ये नई तिथि पर बात करता है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और बीएनएस कब लागू किया गया था, तो हम कहेंगे किसी भी नए कानून की ताकत कब शुरू होती है, जब वह लागू होता है। और लागू कब किया गया था, यानी एक ऐसी धारा हमारे पास में है जहां पर लागू करने की बात भी की गई है। तो ये तीनों कानून जो है बेटा 1 जुलाई को लागू किए गए थे, 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए थे। कौन कौन से कानून थे, तो बीएनएस हम कंप्लीट कर चुके हैं, बीएनएसएस ये हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे बीएसए। तो ये तीनों कानून के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीजों के लागू कब किया गया, 2024 में 1 जुलाई को। और ये धारा नंबर 1 में ही कहा गया है एक ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, एक ऐसी तारीख से लागू होंगे जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करेगी। धारा नंबर 1 क्लॉज नंबर 3 आया समझ कि नहीं आया, बिल्कुल 1 जुलाई ही है आंसर। ए आंसर दिया है अंजलि ने, और इसी के साथ में त्रिषा का आंसर आ चुका है, अंजलि का आंसर आ चुका है, और प्रांशुपाल का। ए कहां से है भैया, सी आंसर है। 1 जनवरी से किसने का लागू करा दिया, तुम अलग ही बीएनएस पढ़ रहे हो, अलग ही बीएनएसएस पढ़ रहे हो। 1 जनवरी से नहीं है, 1 जुलाई 2024 से लागू किया। कल भी बताया था मैंने ये क्वेश्चन, लेकिन नहीं, हमें तो ध्यान ही नहीं देना है, हमें तो बाकी की चीजों पे ध्यान देना है। हमारा तो ध्यान इस पे है कि सर वो क्या कह रहा है, ये बच्चों वाली हरकतों पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहां पे तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा सा लिखा है बेटा, ध्यान देना, चीजों को पढ़ने की कोशिश करना क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चंस बड़े हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप ध्यान देंगे ना तो क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से आ जाएंगे। ये कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। यानी परिभाषा की बात करता है। सर परिभाषा तो आपने बताई थी, क्या बताई थी, कि ये धारा नंबर 2 में दी गई हैं। तो जितनी भी परिभाषाएं आपको दी गई हैं बेटा, वो धारा नंबर 2 में दी गई हैं। तो धारा नंबर 2 किससे रिलेटेड है, वो परिभाषाओं से रिलेटेड है। जितनी भी परिभाषाएं होंगी, सारी परिभाषा आपको धारा नंबर 2 में दी जाएंगी। लेकिन बोल रहा है कि बेटा एक परिभाषा जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक संचार की है। किसकी है, इलेक्ट्रॉनिक संचार की है। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक संचार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है। जैसे आजकल आप अपने दोस्तों और परिवार से, अपने जानने वाली से, अपने जानने वाले से फोन कॉल पे बात करते हो, व्हाट्सएप पे बात करते हो, वीडियो कॉल पे बात करते हो, क्या कानून भी इन तरीकों का यूज कर सकता है, तो आंसर होगा बिल्कुल कर सकता है। बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की परिभाषा दी गई है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की व्यापक और समावेशी परिभाषा को यह दर्शाता है, जहां पर न्यायिक प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। पुलिस आपको अगर समन भेजना चाहती है, पुलिस के अलावा अदालत आपको नोटिस भेजना चाहती है, तो वो भी इसका यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की परिभाषा में दिया गया है, और ये नई परिभाषा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है। क्या आंसर आया यहां पे, हर्ष कह रहे हैं यहाँ पे बी आंसर, त्रिषा का आंसर बी है, और इसी के साथ प्रांशुपाल, अंजलि उपाध्याय, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए चेक करते हैं क्या आंसर हो सकता है। पहला कहता है केवल ईमेल और एसएमएस संदेश। बेटा केवल की बात आ रही है, और केवल का मतलब क्या है, क्या वो केवल ईमेल के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से ही आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का काम कर सकते, नहीं भैया, वो आपको यहाँ पे ईमेल के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल के माध्यम के अलावा ये आपको व्हाट्सएप पे भी नोटिस भेज सकते हैं। यहाँ पे ये बात की गई है, केवल यहाँ पे वर्ड आ गया, इसलिए आपका ए ऑप्शन क्यों है वो गलत हो जाएगा। बी क्या कहता है, बी कहता है कि तार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ऑप्टिकल या अन्य विद्युत चुंबकीय साधनों के द्वारा, या किसी भी संचार उपकरण के माध्यम से किसी भी प्रकृति की जानकारी, संकेतों, सिग्नल, लेखन, छवि, ध्वनि, बुद्धिमत्ता का कोई भी संचार या संचरण जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचार शामिल है। इस बात को अगर मैं एक नॉर्मल बात में बताऊं कि जितने भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साधन हैं, वो आपके साधन यहाँ पे बताएं, यहाँ पे वो संकेत के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से, किसी भी चीज को लिखने के माध्यम से, किसी भी इमेज को भेजने के माध्यम से, कि कहाँ पर साउंड के माध्यम से, वॉइस नोट्स के माध्यम से आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर संचार में शामिल कर सकते हैं, यानी प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। इसलिए मुझे जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी आप यहां पे देखेंगे सी कहता है
विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान किए गए भौतिक पत्रों के माध्यम से। तो ये आपका के विशेष रूप से बात कर रहा है। डी कहता है केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करके। तो बेटा यहाँ पे केवल की बात नहीं, यहाँ पे उसने सब चीजें बता दी कि किस किस चीज को यूज किया जा सकता है। ऑडियो को यूज किया जा सकता है, वीडियो को यूज किया जा सकता है, मैसेज को यूज किया जा सकता है, यहाँ पर इमेज को यूज किया जा सकता है, यहाँ पर अगर आपको वो कोई भी चीज को हैंड रिटन आपको फोटो भेज सकता है, लिखकर फोटो भेज सकता है, सारी चीज हमारे साथ में कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का यूज कर सकता है। इसी प्रकार को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की व्यापक परिभाषा को बताता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की व्यापक परिभाषा हमारे पास में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देती है, हमारे पास में न्याय को बढ़ावा देने की बात करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारे पास में ऐड हुआ है बीएनएसएस में, ये आपका सीआरपीसी में नहीं था। ये बात याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आंसर सबका बी आंसर है, बी राइट है, बी राइट है। हाँ जी भैया बी ही राइट है, आपकी बात मान ली बेटा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर आगे आपका बहुत बड़ा सा क्वेश्चन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात है। 2023 के तहत पीड़ित की परिभाषा को पिछले कानून की तुलना में कैसे विस्तारित किया गया है। अब पीड़ित की बात की गई है, यहां पे पीड़ित की परिभाषा। अब परिभाषा की बात है तो इसका मतलब क्या है, धारा नंबर 2 में ही दी गई होगी। तो धारा नंबर 2 के तहत यहां पे परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें पीड़ित की परिभाषा दी गई है। सोच लीजिए, किसी अपराध से क्या केवल उस व्यक्ति को दुख होता है जिसके साथ अपराध हुआ है, या फिर उसके परिवार पर भी असर पड़ता है। तो आपका आंसर क्या होगा सर, यहां पे जिसके साथ में अपराध हुआ है ना, उसके साथ साथ उसके पास जो उसका उत्तराधिकारी है, या फिर उसका जो गार्जियन है, या फिर जो उसके माता पिता हैं, या उसका जो परिवार है, उन पर भी असर पड़ता है। एक अपराध यहां पर कहीं ना कहीं सभी पर असर डालता है। यह बात लिखी गई है किसके अंदर, यह बात लिखी गई है पीड़ित के अंदर। तो पीड़ित केवल वो व्यक्ति ही नहीं है, उसके पिता माता भी हैं, उसके गार्जियन भी हैं, उसके संरक्षक भी हैं। तो बीएनएसएस में पीड़ित की नई परिभाषा आई है, और नई परिभाषा के तहत यहां पर व्यक्ति, उसका गार्जियन, उसका उत्तराधिकारी, उसके साथ के संरक्षक, उसके माता पिता, सभी को शामिल किया गया है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, सीआरपीसी में केवल वही व्यक्ति जिसे लॉस हुआ है, ये वही व्यक्ति जिसके साथ में अपराध हुआ है, वही व्यक्ति जिसे इंजरी हुई है, उसी को यहां पे पीड़ित माना जाता था। लेकिन बीएनएसएस में क्या किया गया है, उस व्यक्ति को भी पीड़ित माना गया है, उसके गार्जियन को भी पीड़ित माना गया है, उसके उत्तराधिकारी को भी पीड़ित माना गया है, उसके माता पिता को भी पीड़ित माना गया है, तो बल्कि उसके परिवार पर भी असर पड़ता है। तो यहां पर परिवार के सेंटिमेंट को भी शामिल किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, केवल वह व्यक्ति शामिल है जिसे अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या चूक के कारण कोई हानि या चोट हुई है। तो यहां पर केवल उस व्यक्ति की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, बी क्या कहता है, केवल उस व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी शामिल है जिसे हानि या चोट हुई है। तो मैंने क्या बताया, उत्तराधिकारी शामिल हो सकता है, लेकिन केवल वही शामिल होगा ऐसा नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। सी क्या कहता है, इसमें वह व्यक्ति शामिल है जिसे अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या चूक के कारण कोई हानि या चोट हुई है। यानी जो पीड़ित है, जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसको हानि हुई है, वो तो शामिल होगा ही होगा, और इसमें उसका अभिभावक यानी उसके माता पिता, उसके संरक्षक, उसके गार्जियन या कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल है। यानी उसके उत्तराधिकारी जो हैं, जो कानूनी तौर पर उसके उत्तराधिकारी है, यानी उसका बेटा है, वो भी इसके तहत यहाँ पे क्या होगा, वो भी इसके तहत अपराध यहाँ पे पीड़ित की परिभाषा में शामिल होगा। इसलिए जो आंसर सही होना चाहिए वो कौन सा होगा, वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि डी कहता है केवल शारीरिक हिंसा के पीड़ितों को संदर्भित करता है। बेटा शारीरिक हिंसा नहीं, मानसिक हिंसा भी आपकी इसमें आती है। व्यक्ति भी शामिल होगा, गार्जियन भी शामिल होगा, और उसका उत्तराधिकारी भी शामिल होगा। इसी वजह से आपका जो आंसर है, त्रिशा ने आंसर बताया था यहाँ पे बी, अंजलि ने आंसर बताया था सी, और प्रांशुपाल का सी है, हर्ष का भी सी है। तो जो लोग यहाँ पे सी के साथ हैं उनका आंसर सही है। बाकी लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाकी लोग को थोड़े से फोकस करना होगा कि बेटा मैं जिस चीज से अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं
धारा नंबर 1 से 5 तक आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पर आपको परिभाषाओं के बारे में बात की गई है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहां पर परिवार भी शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। इसको पढ़ो, आंसर दो, समझो और कोशिश करना इसको सही आंसर देने की। क्या आंसर हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा भी बीएनएसएस कहीं से भी पढ़ा है तो यहां से आपका यहां पे एक प्रकार से कह सकते हैं प्रैक्टिस हो जाएगी, कहीं से पढ़ के आए हो तो। नहीं पढ़ा है उस स्थिति में मैं आपको यहां पे पढ़ा ही रहा हूं, समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, 2023 के तहत 2023 के तहत परिभाषित पुलिस रिपोर्ट शब्द का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी पुलिस रिपोर्ट की बात की जा रही है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये पुलिस रिपोर्ट क्या है। पुलिस रिपोर्ट का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आंसर देना है। वैसे अगर मैं कहूं पुलिस अपना काम करने के बाद, यानी आपने वहां पे एफआईआर लिखाई और एफआईआर पर उसने काम किया और उसके बाद में अदालत में चीजें प्रोसीजर चल रहा है और अदालत को फिर वो क्या करेगी, एक रिपोर्ट भेजती है जिसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। यानी पुलिस ने अपना काम कर लिया, काम करने के बाद अदालत को एक रिपोर्ट भेज दी, वही रिपोर्ट आपकी पुलिस रिपोर्ट के तहत मानी जाती है। यानी पुलिस ने जो काम किया है वो रिपोर्ट वहां पहुंच गई है, ठीक है। क्या ये रिपोर्ट हमेशा कागज पर ही होगी, क्या वो लिखकर ही दी जाएगी, ये बात जो है वो स्पष्ट रूप से दी गई है हमारे पास में धारा नंबर 2 में, क्योंकि धारा नंबर 2 के तहत परिभाषा की बात की गई है। अब बात यही है कि पुलिस जो है अपनी रिपोर्ट की परिभाषा को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दी जा सकती है, ये कागज के रूप में भी दी जा सकती है। यानी जिस मजिस्ट्रेट को जांच होने के बाद में रिपोर्ट भेजनी है उसके संबंध में यही बात बोली गई है कि आप इसे डॉक्यूमेंट के रूप में किसी कागज पर लिखकर दे सकते हो, या फिर आप यहां पर इमेज के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उसको प्रोवाइड कर सकते हो, पीडीएफ के माध्यम से भी प्रोवाइड कर सकते हो। ये हमारे पास में लिखी गई है। यहां पर अब ऑप्शंस को देखना है। ये क्या कहता है कि संज्ञेय अपराध में जांच समाप्त होने के बाद ही एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट, तो ये तो बात सही है कि रिपोर्ट तो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। ये बात तो सीआरपीसी में पहले से ही लिखी है। सीआरपीसी में इसमें चेंज क्या किया गया है वो चीज को हमें जानना है। बीएनएसएस की धारा 193 के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है। यही बात मैंने बताई है कि जो पुलिस की रिपोर्ट है जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, जांच रिपोर्ट जो भेजी जाएगी वो यहां पर क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं धारा 193 की, यहां पे जो बात की गई है, ठीक है। ये धारा 193 क्या है बेटा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि जांच पूरी होने के बाद मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने की चीजें हैं, किस प्रकार से रिपोर्ट भेजी जाएगी वो धारा 193 में लिखी गई है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बाकी लेकिन ये परिभाषा कहां लिखी है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपको मिलेगी, वो धारा नंबर 2 में है, क्योंकि हम धारा नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। बाकी सी क्या कहता है, जांच के दौरान पुलिस से मजिस्ट्रेट को कोई भी अनौपचारिक संचार, यानी वहां पे कम्युनिकेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन को ही हमने यहाँ पे रिपोर्ट माना है, या फिर अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट। तो यहां पर रिपोर्ट तो है लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से जो परिभाषा है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप की बात की गई है, क्योंकि हमने यहां पे डिजिटलीकरण पर फोकस किया है, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। तो जो लोग यहां पे बी बता रहे हैं, अंजलि उपाध्याय, हर्ष वर्मा और यहाँ पे प्रांशुपाल और इसी के साथ में जितने भी साथी हैं जो आंसर सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर आंसर होगा। धारा 193 जो है जांच पूरी होने पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने से संबंधित है, जो हमारा आगे आएगा, लेकिन इसका भी आंसर आपका सही है क्योंकि यहाँ पे धारा 193 के तहत बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। बेटा अगर आप तैयारी कर रहे हो ना और इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप के साथ में जो भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। एक चीज याद रखना कि हमें बीएनएस और बीएनएसएस में क्वेश्चंस भी बीएनएस और बीएनएसएस के ही करने हैं, लेकिन मोस्टली जो आपकी बुक्स आ रही हैं उसमें आईपीसी सीआरपीसी के ही क्वेश्चन है। तो मेरा ये मानना है कि कोशिश करो कि जहां आपको बीएनएसएस या बीएनएस की बात की जा रही है वो क्वेश्चन किए जाएं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो चीजें दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस भी हैं।
यहाँ पे बुक का भी यूज किया गया है, यहाँ पे आपकी जो आपके धाराएं हैं उनका भी यूज किया गया है, इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे बनाया भी गया है क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आप एक प्रकार से यहाँ पे जो जुड़े हो क्वेश्चंस के लिए जुड़े हो, आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके लिए जुड़े हो। ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भारतीय नागरिक सुरक्षा यानी बीएनएसएस 2023 के तहत समुदाय सेवा मुख्य रूप से क्या संदर्भित करती है? तो मैंने आपको बीएनएस पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था, और बीएनएस में मैंने आपको बताया था कि दंड जो है, पनिशमेंट जो है, वो हमारे पास में अभी भी 6 ही है, लेकिन एक दंड को खत्म करके दूसरा दंड बढ़ा दिया गया है। लेकिन वो दंड नहीं, वो सुधार की बात करता है, वो समाज को सुधारने की बात करता है, वो उस अपराधी को सुधारने की बात करता है। इसलिए यहां पे हमारे पास में एक सजा का प्रावधान किया गया जिसका नाम है समुदाय सेवा। तो समुदाय सेवा मुख्य रूप से क्या संदर्भित करती है, इसकी बात करते हैं। मान लीजिए, सोच लीजिए, किसी अपराधी को जेल भेजने की बजाय उससे कहा जाए बेटा तुम्हें ना कुछ अच्छा करने का मौका दे देते हैं, ऐसा करते हैं, तुम्हें जेल नहीं भेजते, तुम्हें ऐसा करते हैं किसी अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। तो आप वहां पर क्या करोगे? आपको वहां पर अवेयर करना है लोगों को। आपसे कहा जाए किसी मोहल्ले में सफाई का अभियान आपको दे देते हैं, किसी पार्क की सफाई का अभियान में आप शामिल हो सकते हैं। तो ये जो भी आपकी एक अपराधी की सजा है, और इस सजा को यहाँ पे समुदाय सेवा के नाम से जाना गया है। और ये समुदाय सेवा आपके पास में एक प्रकार से सुधरने का मौका देती है, ये सुधार के अवसर देती है, और इस बात पर आपकी यही चीज धारा नंबर 2 में लिखी हुई है। तो कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा आंसर सही होगा? वर्मा का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी होगा, और अंजलि कह रही है ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी चेक करते हैं आंसर क्या होगा। हर्ष का भी आंसर बी है। वही आप इस प्रकार से आंसर दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है बी ही हो, लेकिन चेक कर लेते हैं, हो सकता है बी ही हो। तो बे कहता है यहां पे सरकारी एजेंसी के द्वारा शुरू की गई एक सशुल्क सामाजिक कार्य परियोजना। बेटा ये परियोजना नहीं है, याद रखना, ये एक सजा है, ये परियोजना नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें एक वर्ड और जुड़ा है, क्या आपको यहां पे पैसा देना पड़ेगा, क्या आपको यहां पे पैसा मिलेगा? दोनों चीज के लिए बता दूं, ना तो आपको यहां पे पैसा देना है, ना ही आपको पैसा मिलने वाला है। अगर इसके अंदर पैसा मिलने वाला होता तो सब लोग कहते कि हमें यही सजा दी जाए, हमें कौन सी समुदाय सेवा की सजा दे दो कि जेल भी ना हो और आपको सजा भी हो जाए और आपको यहाँ पे पैसा भी मिलता रहे एक सैलरी के रूप में। बेटा यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है, ये अपराध के लिए दी गई सजा है। ठीक है, तो यहां पर अब आपके बाद में बी कहता है बेटा बिना वेतन का कार्य है, तो मैंने बता ही दिया अवैतनिक कार्य है। दूसरा, जिसे एक न्यायालय किसी दोषी को समुदाय के लाभ के लिए करने का आदेश दे सकता है और जो कारावास का हिस्सा नहीं है। ये कहता है कहीं ना कहीं बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। सी देखते हैं, धर्मार्थ संगठनों के लिए नागरिकों के द्वारा किया गया स्वैच्छिक कार्य। बेटा ये स्वैच्छिक नहीं है, ये न्यायालय का दंड है। और दंड कैसे मिलेगा? जब न्यायालय ऑर्डर देगा, आदेशित दंड है, ये स्वैच्छिक नहीं है। इसलिए आपका सी तो गलत हो जाएगा। डी क्या कहता है कि सार्वजनिक कल्याण के लिए पुलिस कर्मियों के द्वारा उनकी ड्यूटी के घंटों के बाहर किया गया कोई भी कार्य। भाई ये पुलिस का नहीं कार्य है, अपराधी के लिए दिया गया कार्य। इसलिए ऑप्शन नंबर बी है वो ही सही हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कि जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उन अपराध के लिए अपराधियों को समुदाय कार्य में लगाकर, यानी जो भी कार्य चल रहे होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, सफाई का काम हो, या फिर आपको कुछ भी और साफ करने की बात की जाए, किसी को समझाने की बात की जाए, तो ये एक प्रकार से आपको ऐसी सजा दी जा रही है जहां पर सुधार के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर आप सुधर सकते हो। और सुधरने के साथ साथ आपको यहां पे सैलरी नहीं मिलेगी, ये अवैतनिक है, आदेशित दंड है, कारावास का विकल्प है, उसका हिस्सा नहीं है। एक कारावास की जगह पर आपको दिया जाने वाला दंड है, एक ऑप्शन है, ना कि पार्ट। ठीक है, बी इज राइट, बस बात करता हूं। हाँ जी बिल्कुल, हर्ष हूं मैं सर, हर्ष बाबू बोलो, वर्मा जी नहीं। ठीक है भाई, जो भी है आपका नाम वर्मा जी है तो वर्मा जी बोलूंगा। हर्ष बाबू क्या होता है? बाबू सोना वाला आपका पर कोई और होगा जो आपको बोलेगा, लेकिन मैं तो भाई आपका जो नाम है वही बोलूंगा। ठीक है, बी आंसर होगा, प्रांशुपाल ने आंसर दे दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्या कहता है? फिर आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्या अदालत भी आपसे वीडियो कॉल पर बात कर सकती है? क्या अदालत भी आप पर जो कार्यवाही चल रही है उस पर वीडियो कॉल का यूज कर सकती है? तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के तहत बताएंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार ऑडियो व वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम
विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है? तो बेटा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की परिभाषा दी है बीएनएसएस में धारा नंबर 2 में। तो ये परिभाषाएं वाली बात चल रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक क्या है भैया? इसका मतलब क्या सर, हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? बेटा वीडियो कॉल नहीं होगी, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाएगा। वीडियो कॉल पे आपको जज कॉल करके फोन नहीं करेगा, भैया हाँ जी हाँ क्या है बेटा, क्यों नहीं आए, क्या गवाह, आप बताओ अपनी आपकी प्रोसीजर क्या है, आपने आपका जो गवाह है आप क्या गवाही देना चाहते हो। कोई जज आपको कॉल नहीं करेगा, वो पूरी अदालत में होगी। इसी वजह से उसे क्या कह रहा है, उसे यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे, जो कि आपका वीडियो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को संदर्भित करेगा। जहां पे आपका ऑडियो भी आएगा इसलिए ऑडियो यूज किया गया है, जहां पे आपका वीडियो भी आएगा इसलिए वीडियो यूज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा यानी वो मीडियम होगा जिससे आपके साथ में कम्युनिकेशन किया जाए, जहां पे आप बोलें उनको सुनाई दे, वो बोलें आपको सुनाई दे। तो इसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की तहत यहां पे शामिल किया गया। क्या ये सीआरपीसी में था? मतलब आप कहीं पे घर पे बैठे हो या फिर आप मान लो अदालत में शामिल नहीं हो पा रहे हो, तो शामिल नहीं होने पर सीआरपीसी में क्या था कि ऐसा करते हैं, गवाह का होना आवश्यक है, इसीलिए अगर वो नहीं आया है तो चलो नई तारीख दे देते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब उस केस को खत्म जल्दी करना है तो हमें यहां पे उसके साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं आ पा रहा है तो उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी गवाही को लिया जा सकता है, उसकी गवाही को माना जाएगा 100%। तो अनुपस्थिति पर आपको नई तारीख नहीं मिलेगी, अनुपस्थिति पर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ना होगा, यह बात इसके अंदर लिखी है। अब ए कहता है ऑडियो या वीडियो फाइलें संग्रहित करने में सक्षम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब आपको बताना है कौन सा सही होगा। बी कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से संचार। सी कहता है यहां पे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निगरानी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो केवल ऑडियो प्रसारित कर सकते हैं, वीडियो नहीं। तो बेटा डी तो आपका तुरंत ही गलत है, क्योंकि हमें ऑडियो वीडियो दोनों की जरूरत है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निगरानी कैमरे, भाई कैमरे की बात नहीं है यहां पे, सीधी सीधी इसको कॉल की जाएगी जहां पर कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी चीजों को पता किया जाएगा। ये कहता है ऑडियो या वीडियो फाइलें संग्रहित करने में सक्षम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो बनाकर उनको भेज दो, ऑडियो बनाकर उनको भेज दो, बेटा आपको पूरी तरीके से लाइव शामिल होना पड़ेगा। और लाइव में का मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत आपके साथ में यहां पे बात की जाएगी, आपके साथ में कम्युनिकेट किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो बी ही होगा। हाँ जी बी ही होगा, 7 का भी बी ही है। ठीक है, 7 का भी, त्रिषा शर्मा का भी आंसर आ चुका है, अंजलि का भी आंसर, प्रांशुपाल के अलावा वर्मा जी, भाई सबका आंसर है। ठीक है, सबके आंसर आ गए। तो बेटा इसी प्रकार से आपको यहाँ पे चीजें समझाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस देखा और आंसर दे दिया, देखा और आंसर दे दिया, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब बताओ, फिर वहां पे आप फिर वही कहोगे कि यार सर एक ही क्वेश्चन का आंसर है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार जांच शब्द में क्या शामिल है? जांच करना। पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? पुलिस क्या करती है? जांच ही तो करती है। और जांच की परिभाषा भी हमारे पास में दी गई है धारा नंबर 2 में। इसका भी बी होगा। चलो देख लेते हैं क्या होगा भैया, चेक तो करने दो। जांच की परिभाषा हमारे पास में पूछी गई है, तो जांच की शब्द में क्या शामिल है? ए कहता है वे सभी कार्यवाही जिनके दौरान शपथ पर साक्ष्य विधि पूर्वक लिया जाता है, यानी जो शपथ दी जाती है उस पर जो साक्ष्य दिए जाते हैं वो कानूनी तरीके से लिए जाते हैं, ए कहता है यहाँ पे। बी कहता है संहिता के तहत साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई सभी कार्यवाही जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया गया हो। सी कहता है एक कानून की अदालत के द्वारा आयोजित जांच और विचारण की प्रक्रिया। और डी कहता है केवल एफआईआर की प्रारंभिक रिकॉर्डिंग और बाद में साक्ष्य संग्रह नहीं। तो यहां पे मैंने क्या कहा, बी का मतलब है, यानी जांच का मतलब क्या है, जांच का उद्देश्य क्या होता है? जांच का जो उद्देश्य होता है वो एविडेंस को एकत्रित करना होता है, इकट्ठा करना होता है, एविडेंस का कलेक्शन होता है। आपको जो स्पॉट मिले थे, आपको जो वहां पे धब्बे मिले थे, चाहे वो खून के थे, चाहे वो जूते के थे या किसी व्यक्ति के थे, अंगूठे के निशान थे, तो उनका भी इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने क्या बताया, एविडेंस का कलेक्शन, इसके अंदर क्या किया जा रहा है, एविडेंस का कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई, सबूत का इकट्ठा करना किया, इसके अंदर हो गया एविडेंस कलेक्शन के साथ साथ स्पॉट का इंस्पेक्शन,
इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, जो भी स्पॉट मिले हैं उनकी जांच करना, उनको पता करना कि ये किसके हो सकते हैं। ठीक है, जो विटनेस था उस विटनेस का भी एग्जामिनेशन इसके अंदर किया जाता है, क्योंकि उससे भी चीजें सही तरीके से पूछताछ की जाती है। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस भी इसके अंदर किया जाता है जांच के तहत। तो विटनेस की भी एग्जामिनेशन की जाती है, जहां पर जो सर्च करने के बाद वहां पर आपने उस एरिया को सर्च किया, सीसीटीवी को कोई भी खंगाला, वो भी इसके अंदर आएगा। फिर इसके बाद में जो चीजें आपको मिली थी उनकी फॉरेंसिक जांच कराना, फॉरेंसिक प्रोसेस करना, वो भी इसके तहत शामिल होगा। और ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी यहां पे मजिस्ट्रेट के अलावा द्वारा इनके अलावा ऐसे व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाएगा जो एक प्रकार से ऑथराइज्ड पर्सन होगा, उसके द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी होगा, बी राइट है। त्रिशा का भी आंसर भी है, अंजलि का भी आंसर भी है। अंजलि कह रही है हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ। और त्रिशा का भी आंसर है 8, इसका भी। चलो सबको मान तो लिया भाई, ऑप्शन नंबर बी है, और क्या कहें भाई, और क्या कर सकते हैं, जब है बी तो बी है। अब जय बी वर्ड अगर आ रहा है बार बार तो हो सकता है भाई ये सही हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कहता है 9? 9 कहता है यहां पे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के संदर्भ में एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिए इन चारों में ऑप्शन में कोई सही होगा। अब मान लो सोचिए, संज्ञेय का मतलब क्या है? पहले तो संज्ञेय अपराध हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसकी परिभाषा दे रखी है। संज्ञेय का मतलब होता है कोई गंभीर अपराध हो जाए, यानी कोई खतरनाक अपराध अगर हुआ है किसी, क्या पुलिस को हर कार्रवाई से पहले अदालत की अनुमति लेनी पड़ेगी? कोई भी अगर खतरनाक अपराध हो गया तो पुलिस को हर बार कार्रवाई से पहले अदालत की क्या अनुमति लेनी पड़ेगी? तो आपका आंसर आपका आना चाहिए। बाकी मैं बता देता हूं कि धारा नंबर 2 संज्ञेय अपराध की बात करती है। ऐसे अपराध जो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच शुरू करने का अधिकार रखते हैं। यानी इसमें क्या होता है, यहां पे वारंट की जरूरत नहीं होती, गंभीर अपराध में वारंट की जरूरत नहीं होती, मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं होती, जांच आप शुरू कर सकते हो अगर यहां पे संज्ञेय अपराध हुआ है, अगर वो आपका कैसा अपराध है, गंभीर अपराध है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कोई खतरनाक अपराध हुआ है तो वहां पर पुलिस अधिकारी को वारंट की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं है, वो अपनी जांच प्रक्रिया को पूरी सही तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये संज्ञेय अपराध की परिभाषा है। तो ए कहता है एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच कर सकता है। यही तो चीज बताई थी मैंने। आंसर बी दिया होगा सबने, है मैं बोले पता था सबका आंसर बी होगा। त्रिशा शर्मा, अंजलि उपाध्याय, वर्मा, अंजलि, सबका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब आंसर क्या हो गया भाई, सब बी चल रहा था तो अब आ गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑफेंस का मतलब क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है कि कोई भी पुलिस अधिकारी है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसके तहत मजिस्ट्रेट के आदेश की उसे जरूरत नहीं है, वो गिरफ्तार भी करेगा और इसके अलावा वो यहां पे जांच भी करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ भाई बी वाले सब आ जाओ, क्लास में हंसो मत लाली, वाह जी वाह। मैंने नहीं दिया था, हाँ अब तो क्या है कि आप डिलीट कर लोगे तो भाई मैंने नहीं दिया है। जितने भी बेटा तुम डिलीट कर लेते हो ना, तुम्हारे फोन में वो डिलीट वाला ऑप्शन नहीं दिखता होगा, लेकिन यहाँ पे सब दिखता है कि किस किसने डिलीट कर दिया है। तो बेटा ये सारी चीजें अपने तक रखो, यहाँ सब पता चलता है कि कौन है कि क्या डिलीट कर रहा है, क्या मैसेज किया था। तो आप लोग जो सोचते हो ना कि सर यहाँ देख नहीं पाते, बेटा सब दिखता है, सर उसे इग्नोर करते रहते हैं, बस इतना सा समझ लो। ठीक है, हे प्रभु जगन्नाथ। बी क्या कहता है, एक पुलिस अधिकारी केवल वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकता है। बेटा ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आपको यहाँ पे वारंट की जरूरत नहीं होता है। तो बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी कहता है कि अपराधी को 24 घंटे के भीतर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। और डी कहता है पीड़ित से सीधे शिकायत प्राप्त होने के बाद ही अदालत कार्रवाई शुरू कर सकती है। तो ये सारी बात की प्रोसेस है, हमसे यहाँ पे कॉग्निजेबल की परिभाषा पूछती थी। ठीक है, हाँ वर्मा जी तुम्हारा राइट था। ठीक है, तुम अब तो राइट कहोगे।
अब तो कहोगे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में। अब 10 क्या कहता है? 10 कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? धारा नंबर 2 के तहत अपराध की यहाँ पे क्या की गई है? यहाँ पे अपराध की परिभाषा दी गई है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन संज्ञेय अपराध हमने समझ लिया। संज्ञेय अपराध का मतलब क्या था? कि ऐसा अपराध जहां पे वारंट की जरूरत नहीं होती है। और असंज्ञेय अपराध का मतलब क्या है? कि अगर वो अपराध गंभीर नहीं है, कम गंभीर है, तो ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को तुरंत गिरफ्तार की शक्ति नहीं है। तुरंत गिरफ्तार करने की शक्ति का मतलब है कि उसके पास में वारंट नहीं है, तो पुलिस अधिकारी को वारंट की जरूरत पड़ेगी। तो बिना वारंट के गिरफ्तार करने का वो अधिकारी नहीं है। जांच अगर करनी है तो आपको तब भी मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत पड़ेगी। और ये सारी चीजें आपको कम गंभीर अपराध या छोटे मोटे अपराध के लिए होता है। तो असंज्ञेय अपराध का मतलब है छोटा अपराध, यानी छोटा का मतलब कम गंभीर, और असंज्ञेय का मतलब है गंभीर। असंज्ञेय में पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है, संज्ञेय वाले में गिरफ्तार करने की शक्ति है, तुरंत कर सकते हैं। असंज्ञेय वाले में वारंट के साथ गिरफ्तार करने का अधिकारी है, वहां पर वारंट के बिना भी गिरफ्तारी है। असंज्ञेय में जांच के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत पड़ती है, और संज्ञेय में आपको जरूरत नहीं पड़ती है। धारा नंबर 2 के तहत संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, पहले आपके ऑप्शन देखता हूं। थैंक्स सर, नाइस क्लास। भैया अभी क्लास चल रही है और उसके लिए भी थैंक यू अगर आपने दिया है। टाटा स्काई और सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू। त्रिषा शर्मा, ये कौन सी बात है? ये क्या कह दिया? हे प्रभु सर देखो तो आपको, अरे भैया ये मेरे चैनल बस बहुत हो गया भैया, थोड़ा रुको, थमो, रुको जरा, सबर करो भैया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आंसर देख लेते हैं। एक अपराध जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, तो मैंने क्या बताया? वारंट की जरूरत है। बिना वारंट का मतलब वो संज्ञेय अपराध है, वो कॉग्निजेबल है, लेकिन यहां तो नॉन कॉग्निजेबल की बात की गई है। बी क्या कहता है? एक अपराध जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। अब आ गया फिर से भी, बीच में एक ए डाल दिया था मैंने, ठीक है। वह एक अपराध जिसका विचारण हमेशा उच्च सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है, या फिर एक अपराध जिसकी रिपोर्ट केवल पीड़ित सीधे मजिस्ट्रेट को कर सकता है। तो बेटा असंज्ञेय का मतलब है कि वो आपका जो अपराध है जहां पे गिरफ्तारी जो होगी वहां पे पुलिस का अधिकार जो है वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे वारंट नहीं दे दिया जाए। तो बिना वारंट के वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन नंबर बी के तहत सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्या करना है मेरे चैनल को भाई? क्या करना है चैनल को तुम्हारे को ये तो बता दो। गला दबाने की तो बात की बात है। ये तो गयो, बी आंसर हो गया। वर्मा जी का भी आंसर आ गया बी। ये पता नहीं क्या चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब बात आती है कि भैया आपको पता है भाई अगर अपराध करने हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आ जाएगा कि क्राइम करने के बाद में मुझे जमानत मिल जाएगी कि नहीं, मुझे जमानत मिलेगी तो किस तहत मिलेगी। तो हर अपराध में आसानी से जमानत मिल जाती है, तो आप कहोगे नहीं। कानून तय करता है कौन सा अपराध जमानती है, या फिर आपके पास में कोई ऐसी बुक है जो बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक अपराध जिसे प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, या जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा जमानती बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या है भैया? तो सबसे पहले जानना कि ऐसा यहाँ पे अपराध जो हमारे पास में पहले से ही एक कानून के तहत बताया गया है कि ये अपराध जमानत वाला है या फिर नहीं है, या फिर किसी आपके पास में जो कानून बने हैं उनमें लिखा गया होगा कि ये जमानती वाला कानून, जमानती वाला यहाँ पे अपराध है, तो इस पर जमानत मिल सकती है। तो वेलेबल है या नॉन वेलेबल है, ये बात की जा रही है। तो ए ऑप्शन को आप देख लेते हैं। बाकी बी कहता है एक अपराध जिसके लिए जमानत केवल उच्च न्यायालय के द्वारा दी जा सकती है। सी कहता है कोई भी अपराध चाहे उसकी गंभीरता कुछ भी हो, जहां पुलिस अधिकारी जमानत देगा उचित समझे। यानी जहां पे पुलिस अधिकारी जमानत देते हैं, भैया पुलिस अधिकारी जमानत नहीं दे सकता आपको। यहां पे आपको क्या करना पड़ता है? आपको यहां पे कागज दिखाने पड़ते हैं तब जाकर, यानी या तो आपको कोर्ट से जमानत लेनी पड़ती है या फिर वो पहले से ही तय है कि इसमें जमानत मिल जाएगी। डी कहता है एक अपराध जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा होती है। वैसा जमानती अपराध में मृत्युदंड की बात क्या आ जाएगी? बात की बात है ये। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कहता है कि हमारे पास में
जो एक फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है, पहली जो अनुसूची दी गई है उसमें जमानत की बातें की गई हैं। किस कानून के तहत आपको जमानत मिल जाएगी, किस अपराध के तहत आपको जमानत मिल जाएगी, ये सारी चीजें हमारे पास में पहले से अवेलेबल है। लेकिन गंभीर अपराध की श्रेणी में आपको क्या करना पड़ता है, कोर्ट से यहाँ पे जमानत लेनी पड़ती है, तो वो अलग बात है। लेकिन हमसे पूछा है जमानती अपराध की परिभाषा क्या है, वो हमने बता दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा। बी आंसर फिर से गलत हो गया, ए है आई थिंक। हाँ जी बिल्कुल वर्मा जी, ए है। अंजलि का भी आंसर ए है। अंजलि के बाद में यहाँ पे वर्मा जी भी एक मैसेज डिलीट कर चुके हैं और इसके अलावा 2 मैसेज। बंद भाई वर्मा जी, चल रहा है आपका भी ये भी फालतू का आंसर दे देते हो, उसके बाद में सोच लेते हो कि यार गलत हो गया, चलो डिलीट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब आ जाते हैं भाई, जमानत का पढ़ लिया, अब यहाँ पे गैर जमानती भी पढ़ना है। तो कुछ अपराध इतने गंभीर होते हैं जिनमें तुरंत जमानत तो नहीं मिलती है। भाई छोटे अपराध कर लिए, नॉर्मल अपराध कर लिए तो वहां पे जमानत दे देते हैं, चलो ठीक है भैया ये अपराध इतना बड़ा नहीं है कि उसको रखा जाए। अब ऐसे भी अपराध कर लेते हैं, मर्डर करके आगे और कहोगे यार जमानत दे दो, तो भाई तुरंत तो नहीं मिलेगी आपको। तो ये होती है गैर जमानती अपराध, इसे क्या कहेंगे, गैर जमानती अपराध। इसकी परिभाषा में क्या होता है, जमानती अपराध के अलावा, यानी जो आपको जो जमानत वाले अपराध हैं उसके अलावा कोई वैसा अपराध जो ज्यादा गंभीर अपराध हो, वहां पर अगर जमानत दी जाएगी तो वो अदालत के द्वारा दी जाएगी और अदालत के विवेक के आधार पर दी जाएगी। अदालत चाहेगी तो जमानत देगी और अगर अदालत नहीं चाहेगी तो आपको यहां पर जमानत नहीं देगी। ये गैर जमानती अपराध की परिभाषा है। तो यहां पर क्या होगा, हम चलत बानी, अब कहां चल रहे हो भैया, डिलीट विलीट करके चल दिए, ये कौन सी बात है। पढ़ाई के टाइम पे चलना है भाई, पहले यार क्लास को पूरा कर लिया करो तब जाया करो। कोई अगर तुम पढ़ाई के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो फिर क्या है, फिर किस तरीके से सोच सकते हो कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेटा ध्यान दो, सही आंसर दे रहा हूं फिर भी सर, अरे यार ये थोड़ा सा चीजें चलती हैं, मजाक मजाक कर लिया करो थोड़ा। तुम मजाक करो तो ठीक है, हम मजाक करें तो फिर चलते हैं हम लोग अपना वाला। वही कहते ना, साड़ा कुत्ता टॉमी है, वो वाला दिया था, वो वाली बात आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर कहता है, यानी नॉन बेलेबल की बात करता है, एक अपराध जिसे हमेशा बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। तो बेटा ये तो जमानती के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, जमानती के रूप में तो हमें प्रथम अनुसूची में दे रखा है कि इससे आपको जमानत मिल जाएगी। और बी कहता है एक अपराध जिसके लिए आरोपित व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। बेटा जमानत पर रिहा तब होगा जब वो अदालत में, वहां पर अदालत के द्वारा क्या दिया जाएगा, आदेश दिया जाए या विवेक के आधार पर वहां पर बोला जाए। सी कहता है जमानती अपराध के अलावा कोई भी अन्य अपराध जहां जमानत देना न्यायालय के विवेक पर है। तो मैंने क्या बताया था, अदालत ही बताएगी कि इस पर आपको अपराध, यानी इसने अपराध कर लिया है, नॉन अवेलेबल है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे जमानत मिल जाए, तो वो अदालत डिसाइड करेगी कि उसको जमानत दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है सर, रेड शर्ट में रेड वाइन लग रहे हो, आपको देख के मेरा दिमाग काम ना कर रहा था। हाँ बेटा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो भाई दूसरे पे लगा दो। रेड वाइन का मतलब समझ में आ रहा है मुझे भी, अल्कोहल वेल्कोहल लेके चल रहे हो। आंसर बेटा रेड शर्ट की वजह से नहीं है, उस रेड वाइन की वजह से आंसर ना दे पा रहे भाई, इतना मत झूमो के आंसर ना दे पाओ। ठीक है, अपराधी हो तुम भी, कैसी बातें कर रहे हो यहाँ पे आके। वर्मा जी, अंजलि, सबका आंसर आ गया। हाँ जी बिल्कुल, सी इज राइट है भाई, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में। भाई ऐसे तो आपके यहाँ पे रेड में तो ऑप्शंस भी हैं, क्या ऑप्शंस की वजह से तो यार नहीं है, ऑप्शंस को देख के रेड वाइन लग रहा होगा भैया, मेरी शर्ट नहीं, ऑप्शंस भी रेड हैं। ठीक है, ठीक है, और जो ब्लशिंग होती है ना वो भी रेड हो जाते हैं, वो अलग बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा, अब भाई 2 का तो काम खत्म हो गया, अब भाई 3 पे भी ध्यान दे लेते हैं। तो 3 क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 2023 में धारा नंबर 3, संदर्भों का निर्माण का उद्देश्य क्या है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस की बात जो करता है, ये क्या है। लेकिन धारा 3 क्या है, अब वो बात आपको यहां पे दी गई, समझो फिर बताने की कोशिश करना। यानी सोचो आपने पुराने घर का नाम बदल दिया है। भाई हमने पुराने घर का नाम का मतलब है हमने सीआरपीसी का जो है वो आईपी, जो सीआरपीसी की जगह पर हमने क्या कर दिया, बीएनएसएस कर दिया। लेकिन क्या यहाँ पे आपके पुराने नाम से बुलाया जाएगा आपको, क्या आप समझेंगे कि वो आपको ही बुला रहा है। अगर आपका नाम कुछ है, जैसे हे प्रभु सरसेवी,
पढ़ लो भैया पढ़ लो, सर्वर को ध्यान मत दो। आपको देख के नशा हो जाता है भैया, मेरे से मत नशा वशा करो, आराम से पढ़ाई पर पढ़ाई का नशा करो। पढ़ाई के नशे से मालूम है आपको क्या हो जाएगा, जॉब मिलेगी और जॉब मिलने के बाद में ना आपके पास में पैसा होगा, तो पैसे का नशा होना चाहिए, बाकी की चीजों पर इग्नोर कर देना चाहिए। बाकी की चलते हैं, यहाँ पे बात आती है संदर्भों का निर्माण। तो मैंने क्या बताया कि आपने पुराने घर का नाम अगर बदल दिया है, आपने अपने पुराने वाले का नाम बदल दिया है और आपको वो फिर से उसी नाम से बुलाए तो क्या होगा, तो क्या आप समझेंगे कि वो आपको बुला रहा है? तो आपके दिमाग में आएगा नहीं यार हम तो नहीं समझेंगे। ऐसा ही यहाँ पे धारा नंबर 3 कहती है हमारे संदर्भों का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसका जो उद्देश्य है ये सुनिश्चित करता है कि जो बीएनएसएस है वो सीआरपीसी की जगह ले लेगा, तब भी अन्य कानून जो होंगे जो सीआरपीसी में मौजूद संदर्भ हैं वो बीएनएस के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में ही पढ़े जाएंगे। यानी जो हमारे पुराने कानूनों में भी सीआरपीसी की जो बात की गई होगी वहां पर अब सीआरपीसी की जगह पर बीएनएसएस समझा जाएगा। जहां जहां आपको सीआरपीसी मिलेगा, जहां जहां आपको सीआरपीसी लिखा मिलेगा किसी भी पुराने कानून में, वहां पर आपको बीएनएसएस समझना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ही उसको समझना होगा। अब उसमें हम बार बार चेंज तो नहीं करेंगे, हम अपनी समझ विकसित कर लेंगे, हमारे संदर्भ का यहां पे निर्माण कर लेंगे। तो संदर्भ का निर्माण किस तरीके से होगा कि जहां भी आपको सीआरपीसी दिखेगा वहां पे अब हम अपनी समझ से बीएनएसएस समझ लेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो जहां पुराने कानूनों में सीआरपीसी का जिक्र है वहां उसे अब बीएनएसएस के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में ही समझा जाए। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? पैसा बहुत है पर ये ना पता कहां है। भाई बैंक के अकाउंट में सरकार के पास है, अब उसे लेने का तरीका आना चाहिए, सरकार से कैसे लिए जाए। लेने के लिए आपको सरकारी जॉब लगानी पड़ेगी, और सरकारी जॉब कब लगेगी? जब मेहनत करोगे, और मेहनत कब होगी? जब भैया आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दोगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान ना देकर पढ़ाई करो, मेहनत करो, आईएएस वाईएएस बनो, यहाँ पे इन चीज़ों पर फोकस करो, और उसके बाद में कुछ कमाओ। कमाने के बाद में चीज़ों को सोचना कि नशा किसका करना है, जहाँ पे पैसे का या फिर जो आपका जो वाइन वाइन चल रहा है इसका, इसका रिश्ता किससे भाई, किससे करा दूं मैं, ये भी तो बताओ। अब बढ़ते हैं इस पे, संदर्भों का निर्माण है। अन्य मौजूदा कानूनों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किसी भी उल्लेख को पूरी तरह से अमान्य करना। भैया अमान्य करने की यहाँ पे बात ही नहीं है, यहाँ पे तो हम यहाँ पे संदर्भ का निर्माण कर रहे हैं। अमान्य क्यों कर देंगे? पुराने कानून में सीआरपीसी आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उसे नहीं मानेंगे? मानेंगे, लेकिन सीआरपीसी की जगह पर अब बीएनएस मानना होगा, ना कि यहाँ पे हम अमान्य नहीं कर सकते, हम यहाँ पे निर्माण करेंगे। ये गलत है। ठीक है, बी क्या कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि किसी अन्य कानून या उपकरण में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किसी भी संदर्भ को जब तक कि कोई भिन्न आशय प्रतीत ना हो बीएनएसएस के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में माना जाएगा। यही बात सही है। फिर से ऑप्शन नंबर बी आता है, कहता है कि भाई मैं ही सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं। यानी कोई भी आपके पास में कानून है, उस कानून में सीआरपीसी की बात है, तो आपको उसको खुद से बीएनएसएस समझना होगा। आपका वहां पे जो संदर्भ होगा वो बीएनएसएस का होगा, ना कि सीआरपीसी का होगा। ठीक है, तो अमान्य नहीं है, निर्माण करना है, हमें चीजों का निर्माण करना है। हमें जहां भी पुराना पुराना जो दिख रहा है, जिसका भी पुराना जो छोड़ के गया है, अब उसकी जगह पर आपको अपने वाले नए का नाम याद रखना है। अगर कोई भी चीज देख के आपको किसी पुराने की याद आती है, बस आपको समझ लेना नहीं 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 बेटा तेरी बात कर रहा हूं, नए वाले की बात कर रहा हूं। यही बात कहता है क्वेश्चन नंबर 13। समझ में आया? मुझे कोई ना झेल पाएगा, जब कोई नहीं झेल पाएगा तो फिर यार मेरे यहां पे क्या कर रहे हो? आंसर दो पहले त्रिषा। हाँ जी वे आंसर दो। मैंने क्या बताया कि जहां जहां पर आपको पुराने वाले की चीजें दिख रही हैं, अब बस आपको क्या करना है, बस उसी चीजों को पढ़ के बस नए वाले पर फोकस करना है। यही बात ये कहता है कि जहां जहां सीआरपीसी है अब उसकी जगह पर आपको बीएनएसएस समझना होगा। आया समझ में? अब तो मुझे लगता है ये गोबर वाली जो सलाह दी है ना, ये जरूर समझ में आई होगी। क्वेश्चन भले वैसे समझ में नहीं आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अपराधों के विचारण के संबंध में इसके अनुप्रयोग का प्राथमिक दायरा क्या है। पहली बात तो सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ये कहना क्या चाहता है, आखिर कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि सोच लो किसी नए नियम कानून की किताब में कौन से मामले शामिल होते हैं।
ठीक है। बीएनएसएस सिर्फ एक किताब के अपराधों को नहीं देखता, बल्कि जितने भी अपराध हैं वो सभी को देखता है। ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिख दिया वही अपराध माना जाएगा। अगर उसमें लिखा है कि भाई तुम जब तक चाकू से मारोगे सामने वाले को तभी तक अपराध है, अगर तुमने उसको चांटे चांटे से ही मारना स्टार्ट कर दिया और मर गया तो अपराध नहीं है भाई, वो भी अपराध है। तो यानी इसका मतलब यही क्वेश्चन कहता है कि अपराधों के विचारण के संबंध में इसके अनुप्रयोग का प्राथमिक दायरा क्या है। यानी जो भी आपने अपराध किया है, आपके पास में जो विचारण आया है, तो जो विचार जो आपके हाथ में आ रहा है वो उसी अपराध पर शामिल होगा जो अपराध आपने किया है, तरीका चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो बीएनएसएस केवल बीएनएस 2023 के तहत अपराधों के विचारण को नियंत्रित नहीं करता, यह किसी भी अन्य कानून के तहत दंडनीय सभी धारा अपराधों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। अगर बीएनएस अलग है, पॉक्सो एक्ट अलग है, महिलाओं के लिए अलग एक्ट बने हुए हैं, तो ये उनको भी इसमें प्रोसीजर को शामिल करेगा। ये बात इसमें कहता है। धारा नंबर कौन सी? धारा नंबर 4 की बात आ गई अब इसमें। ये आपकी धारा नंबर 4 की बात करता है, ये बात याद रखना। ये 1 2 3 को हम पढ़ चुके हैं, धारा नंबर 4 की बात करते हैं। सर पर्सनल होने की नहीं हो रही है, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, पर्सनल तो तुम हो रहे हो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ बी, मैं तो सार्वजनिक रूप से पढ़ा रहा हूँ भाई, पर्सनल रूप से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझो ना, कुछ तो समझो ना। यहाँ समझ गए भैया तुम्हारी बातों को। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर दे दो, तुम इस चीज को समझो। पहले बीएनएसएस समझो, बीएनएसएस के बाद में एग्जाम दो, एग्जाम के बाद में नौकरी लगाओ, फिर हम समझेंगे कुछ ही चीजों को, मैं नहीं, तुम्हारे घर वाले। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दंडनीय अपराध। तो मैंने क्या बोला बेटा, बीएनएस के तहत ही नहीं, बीएनएस के अलावा भी जो हमारे पास में कानून है उसके तहत भी अगर आपने कोई अपराध किया है तो वो भी प्रोसीजर जो होगा वो बीएनएसएस के तहत ही होगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ए हो नहीं होगा। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दंडनीय अपराध और किसी अन्य कानून के तहत अपराध, केवल 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध, और केवल दीवानी। भाई दीवानी का तो मतलब ही नहीं है और सजा की बात ही नहीं है। यहाँ पे बात करता है ऑप्शन नंबर बी की, कि जो भी अपराध आप कर रहे हो उस अपराधों की अगर बात की जाएगी तो आपने यहाँ पे अगर अपराध किया है बीएनएस के तहत अपराध उसका उसमें लिखा है तो भी माना जाएगा, अगर नहीं लिखा है तो भी अपराध माना जाएगा। अगर आप यहाँ पे चाइल्ड एक्ट की बात करते हैं, पॉक्सो की बात करते हैं, तो पैक्सो के तहत आपका अगर अपने काम का किया है, कोई अपराध किया है, तो भी आपका जो अपराध का प्रोसीजर होगा वो बीएनएसएस के तहत ही होगा। ना कि आप ये कहें कि ये तो लिखा ही नहीं है, अगर लिखा नहीं है तो हमारे पास में अपराध किया हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। भाई मिलेगी, नहीं लिखा है तो क्या है, मिलेगी सजा, सबको मिलेगी सजा। फास्ट चलो, खाना खाना है भैया, फास्ट तुम्हें चल, मैं घर पे, अरे तुम घर पे बैठे हो, खाना खाने की बात करते हो, मोबाइल रखो पढ़ो, समझ में आया तो समझ, ये चीज समझ में आती है। नहीं 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 नहीं, हमें खाना खाना है, मोबाइल बंद करना है भैया। मोबाइल बंद करके रील देख के खाना खाते हैं। हमने बहुत बालकों को देखा है जो यहाँ भी हमारे साथ में भी पढ़ने आते हैं, रील देख के खाना खाते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई की बात चल रही है, पढ़ाई की चीजें नहीं देख सकते हैं हम, खाना खाना। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं भूखे रह के खाना मैं पढ़ा लूँ तो चल जाएगा, लेकिन तुम खाना खाते हुए पढ़ नहीं सकते हो, ये नहीं चलने को है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? पढ़ो बताओ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 5, बचत का प्राथमिक प्रभाव क्या है? ये धारा नंबर 5 की बात करता है। तो हमें यहाँ पे धारा नंबर 5 को समझना है। और आपका आंसर, वे आंसर देखा नहीं है, आंसर नहीं देखा, लेकिन हाँ बस वी इज राइट, वी आंसर सही होना चाहिए। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा ये बताना है। बताओ बताओ। सुमित गोला जुड़ चुके हैं, अंजलि उपाध्याय कह रही हैं 20 सही है, बाकी चलो देखते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 15वां क्वेश्चन है, एक जैसे मान लो, सोच लो, एक हमारे पास में नई नियम पुस्तिका आई है, जैसे बीएनएसएस आ गया, और अगर इसके तहत अगर कोई मान लो हमारे पास में नई पुस्तिका आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास में पुराने कानून हैं, उस पुराने कानून के जो खास नियम हुआ करते थे, जो लोग खास हुआ करते थे, क्या वो अब खास नहीं रहेंगे? क्या वो खास नियम खत्म हो जाएंगे? बेटा ये बात आपकी यहाँ पे बात करता है, बचत की बात करता है, व्यावृत्ति की बात करता है। बचत का बीएनएसएस में मतलब है कि जो कुछ खास नियम हैं उनको वैसे ही बने रखे रहने दो।
बाकी सबको हम धीरे धीरे हटाते चले जाएंगे। तो धारा 5 बचत का प्राथमिक प्रभाव है किसी भी स्पेशल लॉ, किसी भी लोकल लॉ, किसी भी अन्य प्रकार के वो लॉ जो एक प्रकार से आपके लिए खास हैं, जिन्हें कानून के द्वारा कोई विशेष पावर दी गई है, उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो याद रखना, कानून के द्वारा जिसे क्या दी गई है, किसी कानून के द्वारा स्पेशल पावर दी गई है, तो उस एक्ट को खत्म नहीं करेगा। ये हमारा बचत है, ये हमारी धारा नंबर 5 कहती है। तो आपके पास में बचत का मतलब क्या हुआ, जो खास नियम है, स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, या कोई एक ऐसा कानून जो कानून के द्वारा विशेष प्रावधान दिया गया हो, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, वो खास अब भी माने जाएंगे। यही हमारा ये कहता है क्वेश्चन नंबर 15 के तहत धारा नंबर 5। ए कहता है कि यह प्रदान करता है कि बीएनएसएस में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू होती रहेगी। बी कहता है कि बीएनएसएस में विशेष स्थानीय कानून किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। ये तो मैंने बता दिया, ये उसको प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो बी सही हो जाएगा। तो जो लोगों ने बी दिया था वो सही है। आप हर बार एक जैसे आंसर लाते हैं बेटा, मैं आंसर नहीं लाता, ये पहले से ही आते हैं, मजबूरी नहीं होती है। हाँ जी गोमती, तुम लेट हो गए। तो अब ऐसा है ना, मैं कोशिश करूंगा अब की बार चेंज किया जाए, जहां चेंज हो जाता है वहां आपके गलत हो जाते हैं। ये भी तो देखो, मेरे पास में जो 15 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन के आंसर शायद बी है, लेकिन कुछ के जो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चन के आंसर जो ए या सी या डी हो गए ना, वो आंसर आपके तो गलत हो गए हैं। भाई जहां पर आपने बी देना मजबूरी नहीं है, बी देना मजबूरी का मतलब है कि अगर आपको सेम सेम चीजें दे दी जाए, कुछ अलग कर दिया जाए, तो आप सेम वाली चीजों पर फोकस करोगे, अलग वाली चीज को हटा दोगे। अलग वाला ही तो यूनिक था, ये बात आप भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब अगली क्लास जो होगी ना, अगली क्लास में आपको एबीसीडी ना चारों ऑप्शंस को तहत मैं रखूंगा। यहाँ पे जो है ज्यादातर बी लग गया है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो आंसर्स हों वो ए बी सी डी चारों में से ही हों। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करो, एक दो आंसर चेंज हुए तो आपके आंसर गलत हो गए, यहाँ पे चलो ठीक है, मैंने कहा 15 हो के बी हो सकते हैं, लेकिन एक का आंसर अगर आपका बी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने सारे जो आंसर दिए ना वो पढ़कर नहीं दिए, बस क्वेश्चन का आंसर बी देना है इसलिए दिए थे। यही आपका यहाँ पर आपका फोकस खत्म करता है, यही आपका ओवर कॉन्फिडेंस बताता है कि हाँ इसका भी बी ही होगा। तो बेटा मैं अगर यहाँ पे बता रहा हूँ आलू का, ये मुझे समझ में नहीं आता है, खावदा क्या है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की आज की क्लास आपकी यहाँ पे एंड होती है, और इस क्लास में आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक बैच ले लेना है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, जिस बैच का नाम है चाणक्य 2.0 बैच। और ये बैच जो है यहाँ पे 599 का हुआ करता था कभी, अब हमने नया कानून बना रखा है ना अपना, बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, तो 599 का नहीं, अब हम 99 रुपये का बेच रहे हैं। तो 99 रुपये में आप चाहते हैं कि कोई ऐसा बैच जहाँ पे आपको पूरी तरीके से पढ़ाया जाए, जहाँ पे आपको चीज़ें समझाया जाए, तो बेटा ये 99 रुपए का बैच आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको यहाँ पे नौकरी दिला सकता है, आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सैलरी स्टार्ट करा सकता है, आपके आपके कहते हैं ना आपके कपड़ों पर 2 स्टार लगा सकता है। ये वही बैच है आपका यूपीएसआई का चाणक्य 2.0। और चाणक्य नाम रखने का मतलब है कि हम अपनी स्ट्रेटजी के तहत आपको जो पढ़ा रहे हैं, एक प्रकार से आपको वो चीजें पढ़ाएंगे जो आपको यूपीएसआई से रिलेटेड चीजें रहेंगी। बाकी का मैं बता दूं कि हम आपको यहाँ पे बाईएससी एप्लीकेशन पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा कहाँ पे, तो बाईएससी ऐप पर मिलेगा। रजिस्टर लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे हमारे बैचेस को देख भी सकते हैं, और आप चाहते हैं कि सर हम पढ़ेंगे तो तब पहले हमें डेमो दे दो, माइंड में आएगा ना कि भाई हमें पता ही नहीं है आप लोग थ्योरी कैसे पढ़ाते हो, तो उसके लिए बेटा आप जा सकते हो पेड कोर्सेज में, जिस भी पेड कोर्स में आप जाओगे वहां पे आपके डेमो वीडियो पड़े हुए हैं, आप डीएमओ वीडियो को देख सकते हैं, और उसके आधार पर आप जो कोर्स लेना चाहते हैं उस कोर्स को आप ले सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि 99 रुपए के बैच मोस्टली हमारे यहाँ पे हैं, और इससे सस्ते बैच आपको कहीं और नहीं मिल पाएंगे, लेकिन सस्ते में अच्छा, सस्ते में वो पढ़ाई जो वास्तव में हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जो वास्तव में हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे हो, तो बेटा वो सस्ते में सबसे बेस्ट अगर कोई बैच है तो वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वो बैच का नाम है चाणक्य बैच, और चाणक्य के अलावा जो भी कोर्स आप खरीदना चाहते हैं वो पेड कोर्सेज में जाके आप खरीद सकते हैं। फिर आपके माइंड में आता है सर पेड कोर्सेज के बाद हम कहाँ जाएं कि हमें बैच दिखाई दे, तो बेटा नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा माई परचेज, तो माई परचेज में जाके आप क्वेश्चन जो भी आप कोर्स देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो वहां पे आके
परचेज किए हुए कोर्सेज को आप वहां पर देख सकते हैं। बाकी इस क्लास की पीडीएफ भी चाहिए होती है भाई, पढ़ोगे तो चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करनी है और पीडीएफ क्लास नोट्स में आपको जाना है, वहां पर आपको इस क्लास की नोट्स मिल जाएंगे, इस क्लास के ये पीडीएफ भी वहां पर जाके मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पे जाके जो अगर पढ़ना है, अगर आपको बैच खरीद के पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ना है तो आप इस एप्लीकेशन पे हमारी जो क्लासेस हो रही है उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड यहाँ से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, राधे राधे भैया सर सभी, हाँ जी बिल्कुल राधे राधे सभी को। इसी के साथ में हाँ जी हर हर महादेव भैया। वर्मा जी आपकी डीपी लगी है, बोलो अंजलि उपाध्याय, तो यहाँ पे और चीजें वर्मा जी की बात करने लगी, वाह जी वाह, कोई और कुछ बात करे तो ठीक है, यहाँ पे अंजलि उपाध्याय अपनी अलग बात कर रही है। वर्मा जी हाँ हाँ मैंने पढ़ लिया, डिलीट मत करो बेटा, मैंने पढ़ लिया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। आज की क्लास आपको कैसी लगी है ये जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो मैं यही कहूंगा कि आप कम से कम यहाँ पे अगर जुड़े हो तो एक प्रकार से कमेंट बॉक्स भी आप यहाँ पर इस लाइव के अलावा भी नॉर्मल कमेंट बॉक्स में भी आप अपने आंसर क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट हैं वो आप वहां पर पूछ सकते हैं। आपको वहां पर कोई कोर्स से खरीदने से रिलेटेड है तो भी आप वहां पर पूछ सकते हो। आपके पास में नंबर भी दिया गया है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको पास में नंबर हमारा दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो मैं आपको बता देता हूं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी को भी अगर बात करनी है, समझना है चीजों को, तो आप यहाँ पे 8266981579 पे कॉल कर सकते हैं। ये आपका बाईएससी कोर्स, बाईएससी कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर है, तो आप हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हमसे भी बात कर सकते हैं। तो इसके तहत आप यहाँ पर कोई भी चीज, कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है, कोई कोर्स खरीदने से रिलेटेड, सर एप्लीकेशन से रिलेटेड, या फिर आपकी क्लास से रिलेटेड, या आपकी यूट्यूब क्लास से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, नई क्लास स्टार्ट करने से रिलेटेड, जो भी आप चाहते हैं, नया बैच लाना चाहते हैं, नए बैच के लिए आप बात करना चाहते हैं, वो भी आपके मन में बातें हैं, वो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। सर ये चीजें हैं। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा चीज हो कि भाई आपको ये भी है कि सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपकी काउंसलिंग के लिए भी आपके पास में ये हेल्पलाइन नंबर काम करेगा। अगर आपके पास में कोई फ्रस्ट्रेशन चल रही हो, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो आप टेंशन में बैठते हो, बेटा इस टेंशन को भी खत्म करने का काम इस नंबर पे किया जाएगा। जरूरी नहीं है कोर्स खरीदना, जरूरी है आपका खुश रहना। तो बेटा खुश रहें और इसी के साथ में, इसी प्रकार से हमारे साथ में पढ़ते रहें। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही भैया, तुम्हारे चैनल को भी कोई ना कोई सब्सक्राइब करेगा और जो भी है, चलो ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी कॉल कर सकता है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने ये बोला है कि अगर आपको साइकोलॉजिकल कोई भी चीज़ें आपको दिमाग में खराब करती हैं, आपका मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो पा रहे हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको कोई भी ऐसी समस्या आती है, तो आपके लिए भी ये नंबर जो है वो अवेलेबल रहेगा। केवल कोर्स बेचना हमारा काम नहीं है, केवल यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे फिट रखना, बच्चे को खुश रखना, ये भी हमारा ही काम है। तो आप इस पर करके अपनी काउंसलिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगली बात में बात करेंगे, मंडे को क्लास लेंगे, इस मंडे क्लास में आप फिर से हमारे साथ में शामिल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।